बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में है और आज हमने उसका जो चैप्टर 2 है वो हमने देखना है। प्रीवियसली हमने जो है उसकी डेफिनेशन जो थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और इसके अलावा हमने उसका जो चैप्टर 1 था उसको हमने बड़ी अच्छी तरह से देखा था, जो कि कम्युनिकेशन के बारे में था। उसका था टाइटल कम्युनिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोज़ल। हमने उसको बड़ा डेप्थ के अंदर जो है हमने उसको किया था। ठीक है, आज हमने उसका जो है वो चैप्टर 2 जो है वो हमने देखना है। और जो चैप्टर 2 है उसका जो टाइटल है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो जो चैप्टर 2 है इसका टाइटल है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द वाइड एग्रीमेंट्स। इसके बारे में हमने आज जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको 1 मिनट के लिए जो है ना वो डेफिनेशंस के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप आइएगा ज़रा, डेफिनेशंस के ऊपर आइएगा। देखें, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। डियर मेंबर्स, 4 चीज़ें हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड और एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एन एग्रीमेंट नॉट बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, और जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है डेट इज़ इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हो गया। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, दैट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। वाइड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो जो वाइड एबिनिशो जो शुरू से जिसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती थी। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसकी इन्फोर्समेंट हो सकती है। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिसकी इन्फोर्समेंट हो तो सकती है बट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपने देखा 4 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? एक वाइड एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब यही चीज़ें आज का जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो इन्हीं चारों चीज़ों के गिर्द जो है वो चलेगा, वो घूमेगा। ठीक है, मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें अच्छा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे में ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे? मसलन देखें, सेक्शन 10 जो है उसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या दिए गए हैं, असेंशियल्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर वो असेंशियल्स पूरे हो जाते हैं सेक्शन 10 के तो वो वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर वो नहीं होते, वो असेंशियल्स पूरे नहीं होते, तो फिर क्या निकलेगा उसका कंसिक्वेंस, या वो वाइडेबल होगा या वो वाइड एग्रीमेंट होगा। मेरी बात समझ लिया आपने? दोबारा बताता हूँ। सेक्शन 10 जो है ये बेसिकली पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सेक्शन 10 के अंदर जो है वो कवर हो रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स बताता है किसके, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, अगर तो वो सारे एसेंशियल पूरे हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर ये पूरे नहीं होते, ये एसेंशियल्स कोई ना कोई इसमें से मिस हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट ये निकलेगा कि या तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और या वो जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं चीज़ों को लेके तो हमने आगे जो है उसको चलना है। अब देखें, हम शुरू करते हैं सेक्शन 10 को।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो नोट्स जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुझे पूरी दोबारा से वो स्टडी और दोबारा से मुझे भी वो तोड़ तोड़ के सेक्शन लिखना पड़ा है उसको समझने के लिए, और उसकी वजह से पूरा दिन भी जो है वो उस पर वेस्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा जी। तो सेक्शन 10 की वर्डिंग देखें, कह रहा ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब इसको देखें, अब मैंने आपको बताया भी था, बेर एक्ट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। और एक बुक है वो बिजनेस लॉ की, उसने जो इंडिया का ऑथर है अवतार सिंह, उसकी बुक में से एग्जांपल्स निकाल के तो उसने लिखी हैं, तो आप उसको भी देखें। लेकिन अगर आप में से कोई समझता है ना कि मैं सिर्फ वो बुक कर लूँ और बेर एक्ट ना करूं, तो ये उसकी गलत फहमी है, फिर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि हम बेर एक्ट को सामने रख रहे हैं और साथ में इंडेक्स भी बना रहे हैं, ताकि हमारा जो वो एक जो एक स्कीम है उसकी एक्ट की, वो भी हमें जो है वो समझ आती जाए। और साथ में आप वो बुक को भी देखें, वो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में शेयर की हुई है वो बुक। अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो आप उसको अपने मोबाइल में भी उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा बताता हूँ। ये जो सेक्शन 10 है, इसमें जी सबसे पहले तो वो कहता है ऑल एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, यही था ना। और फिर प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो अगर इस एग्रीमेंट को आप पकड़ें तो आप इसके एसेंशियल ये भी बना सकते हैं, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ठीक है। बहरहाल हम इसमें यहीं तक रहते हैं कि मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। लो जी, पहला असेंशियल है फ्री कंसेंट होना चाहिए। आगे चल के हम देखते हैं कि वो जो है वो फ्री कंसेंट क्या है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, कंसेंट पढ़ेंगे सेक्शन 13 में, ठीक है। फिर हम फ्री कंसेंट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्री कंसेंट अगर दैट इज़ कॉज्ड बाय कोर्शन तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, वो सेक्शन 13 है, ठीक है। सॉरी, कॉर्शन 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 और 19 ए है, फिर फ्रॉड 17 है, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 है, मिस्टेक जो है वो 20 और 22 है। तो फ्री कंसेंट की आगे फिर आगे जो डेफिनेशन है उसमें से जो है वो सेक्शन जो है वो निकलेंगे, हम उसको देखेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है वो क्या हो गया, फ्री कंसेंट का। उसके बाद दूसरा, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हम सेक्शन 11-12 में देखेंगे कि हु इज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको आगे चल के हम पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। अब फिर उसमें कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। ये फिर हम आगे चल के सेक्शन जो है वो जो है 23, 24, 25, उसमें जाके हम कंसिडरेशन के बारे में जो है वो सारा पढ़ेंगे। एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड विच आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, यानी जिसको कोई लॉ जो है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मना नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगर उसमें ये एसेंशियल सारे पूरे हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दोबारा बता रहा हूँ कि एक एग्रीमेंट हो जो भी फ्री कंसेंटेड हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ की तरफ से किया गया हो, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन हो, फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, और कानून उसको मना भी ना करता हो, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। होप कि आपको समझ आ गई, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये उसकी जान है, ये सेक्शन 10, ठीक है। अच्छा, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान एंड are not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing। अच्छा, ये कह रहा है जी, ये तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इंसेंशियल्स है ना। अगर किसी और लॉ के तहत, मसलन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होगा, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, वो उसका सेक्शन 17 कहता है
कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है तो उसका प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि इन असेंशल्स के अलावा अगर कोई और लॉ भी असेंशल्स कहता है तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर अदर लॉज। जैसे इन राइटिंग होना चाहिए, जैसे कानून शहादत का आर्टिकल 17 क्या कहता है, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन प्रेजेंस ऑफ द टू विटनेसेस, दो विटनेसेस की सूरत में होना चाहिए वो एग्रीमेंट जो है। तो आपने गौर किया है कि क्यूएसओ और रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी उसके तहत जो रिक्वायरमेंट है वो अलहदा है, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत है वो अलहदा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सिंपल है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब देखें मुझे सेक्शन पढ़ाने में क्यों आसानी रही कि मैंने पहले से उसको जो है बुलेट्स की सूरत में लिख लिया उन एसेंशियल्स को। तो अब मुझे वो सेक्शन पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, बल्कि मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो बता दी। तो यही मैं बात को कहता हूँ कि अगर सेक्शन को आप तोड़ तोड़ के उसको इंग्रेडिएंट की सूरत में लिख के समझेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको समझ आएगी। अच्छा जी, ये था सेक्शन 10। अब अगले सारे सेक्शंस इसी से जो है वो रिलेट होंगे। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, ये जो हमने इंग्रेडिएंट पढ़े हैं, अगर कोई इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होता तो उसका असर क्या, अफेक्ट क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट रह जाएगा, ठीक है, और या वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा और या वो वाइडेबल हो जाएगा। बस आपने यही जेन में रखना है, यही चीज़ें आगे आपने नोट करनी है कि मैं जो जो इंग्रेडिएंट डिस्कस करता जाऊंगा उनका मसला अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो एग्रीमेंट वाइड होगा कि वाइडेबल होगा। यही आपको एक प्रोपोजिशन में क्वेश्चन आ सकता है, वो एक प्रोपोजिशन दे के आपको कह सकता है बताएं जी कि इसकी इन्फोर्समेंट हो सकती है कि नहीं। अगर आपको पता होगा कि ये तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कहेंगे इसकी इन्फोर्समेंट होगी। अगर आपको पता होगा कि ये तो वाइड है तो आप कहेंगे जी इसकी परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकती, ये तो वाइड है। और अगर आपको लगेगा कि वाइड एबल है तो आप कहेंगे जी दूसरी पार्टी इसकी परफॉर्मेंस करवा सकती है, ये पार्टी जो है इसकी परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। तो इसीलिए हम बेर एक्ट पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी ईजी हैं लेकिन इसी में से प्रोपोजिशन आपको बन के आनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सेक्शन 10 को छोड़ें, अब हम चलते हैं। सबसे पहले इसमें एक असेंशियल था, आज सेक्शन 11 के ऊपर आए। साथ में वो बिजनेस लॉ की बुक आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन आपने बेर एक्ट के ऊपर जो है वो अपना कंसंट्रेट करना है। सेक्शन 11, हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखें मैंने भी इंग्रेडिएंट्स तोड़ के तो वो सेक्शन 11 जो है उसको लिखा है, ठीक है। हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। अब जी मैं इसके इंग्रेडिएंट बताता हूँ। ये पहला ये कहता है कि एज, वो क्या कहते हैं कि वो एज ऑफ मेजोरिटी हो उसकी, ठीक है। अब पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक क्या है, वो जो है वो क्या कहते हैं कि उसको 18 साल उसकी एज होनी चाहिए बंदे की, ठीक है, वो मेजर कहलाएगा। अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि मेजर जो होता है उसकी लीगल टर्म क्या है, उसको क्या बोलते हैं? सुई जुरस, हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सुई जुरस, ठीक है। सुई जुरस यानी जो दावा करने वो करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है वो हो, या सूट दायर करने का जो मजाज हो, ठीक है, कम्पिटेंट हो। अच्छा उसके बाद अच्छा जी ये हो गया। अच्छा हाँ एक और चीज़ है, लेकिन अगर वो अंडर माइनर, वो माइनर मसलन किसी गार्डियनशिप के अंडर है, ठीक है, रिलेटिंग टू सम प्रॉपर्टी, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी के लिहाज से वो जो मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि उसके हिसाब से वो बंदा जो है वो 21 साल की एज में जो है वो क्या गिना जाएगा, मेजर गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अगला इंग्रेडिएंट साउंड माइंड। देखिए एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉट विच इज एंड हु इज साउंड माइंड। साउंड माइंड को आगे हम सेक्शन
12 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड से क्या मुराद है, मसलन मसलन इंसॉल्वेंट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे डिप्लोमेटिक एजेंट है, एलियन एनिमी है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो होप के आपको सेक्शन 11 की जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, अब हम ना इसका अफेक्ट पढ़ेंगे आगे कि ये अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसका अफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 के कहता है व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक इट इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड। देखें, अब हाईलाइट करें इसको, कैपेबल टू अंडरस्टैंड, वो कॉन्ट्रैक्ट को समझता हो, एंड ऑफ फार्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज इट्स अफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट, और उसके इंटरेस्ट पे उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या अफेक्ट होगा वो इस चीज़ को समझता हो। दो चीज़ें हैं, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को समझता हो और फिर उसके कंसिक्वेंसेस को समझता हो। तो फिर हम उस बंदे को क्या कहेंगे कि वो बंदा जो है वो साउंड माइंड है, ठीक है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। दूसरा पैरा जो है इसका वो ये कहता है अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखी है, हु इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम एंड मेक्स इट। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त उसका उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है। हो सकता है बाद में वो अनसाउंड माइंड हो जाए, ठीक है, लेकिन जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त उसका साउंड माइंड होना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है, अब मेरी बात सुने ना, यही चीज़ें फिर जब हम इनको लॉ में इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कोर्ट में आके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक पार्टी कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट का दावा कर देती है, ठीक है। और वो ये कहती है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, वो कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट, तो उसमें ये कहा जाता है जी कि वो तो मैं तो हूँ ही मैनर, मैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर ही नहीं सकता था, या मैं तो, या थ्रू उसके नेक्स्ट फ्रेंड किया जाता है और कहा जाता है जी ये तो है ही अनसाउंड माइंड, ये तो समझ बूझ ही नहीं रखता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये फिर वो उसके ऊपर एविडेंस आता है, फिर उस पर रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं, फिर कोर्ट उसको देख के हिसाब लगाता है कि क्या जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये वाकई कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। अगर नहीं था तो फिर उसका दावा कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट का डिग्री हो जाएगा, और अगर वो कंपिटेंट था तो उसका दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी आप जो है ना, प्रैक्टिकल उसके सीन जो है उसको सामने रखा करें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, फिर इसमें ना आगे वो दो पैरे हैं वो वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि अगर एक बंदा जो है लुनेटिक है, लुनेटिक समझते हैं ना, कभी वो सही है कभी पागल है कभी सही है, तो जब वो ठीक होगा तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और जब वो नहीं उस पोजीशन में एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक अ रैशनल आंसर वाली सब बात नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको नहीं कर सकता। होप आपको सेक्शन 12 की भी समझ आ गई। अच्छा, इसमें एक सेक्शन था, ये सेक्शन 19, ये अच्छा, अब इसमें मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई कि अब अगर वो मसलन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक माइनर ने किया है या अनसाउंड माइंड ने किया है, तो वो अंडरस्टूड है कि उसका अफेक्ट क्या हो जाएगा कि वो फिर वो वाइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा एवरी पर्सन, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ना जैसे हर चीज़ के अफेक्ट होते हैं, तो इसी तरह अगर वो अनसाउंड माइंड है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो अल्टीमेटली कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो वाइड है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं।
इज नॉट वॉइडेबल। अच्छा, तो ये बेशक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन मेरी बात आप गौर से सुन लें कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इनकम्पिटेंट बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या अनसाउंड माइंड जो करेगा उसको वाइड कहेंगे, वो वाइडेबल नहीं होगा। वाइडेबल आप समझते हैं ना, आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर वो परफॉर्मेंस करवाने चाहता है दूसरी पार्टी तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अच्छा जी, अब सेक्शन 12 भी हमने जो है वो कर लिया। अब आ जाएं आप सेक्शन 13 के ऊपर। कॉन्सेंट की डेफिनेशन बता रहा है ये, कॉन्सेंट की जो है, ठीक है। ये कह रहा है टू आर मोर पर्सन्स आर सेड टू बी टू consent when agrees upon the same thing in the same sense। आपने एक टर्म पढ़ी होगी कंसेंसिस एड आर्डम। कंसेंसिस एड आर्डम का क्या मतलब है? टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मसलन दोनों जो पार्टियां हैं वो जिस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए भी यही समझ रहा हो और बी भी जो है वो यही समझ रहा हो, ठीक है। फिर वो इस बात को भी समझ रहे हों कि जी ये सेल होने जा रही है, ये ना हो कि एक समझ रहा हो सेल होने जा रही है, दूसरा कहे कि ये जी लीज आउट होने जा रही है, ठीक है। तो बोथ पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन दी सेम, यानी सब्जेक्ट मैटर भी सेम हो और उनकी इंटेंशन भी उसके बारे में जो है वो सेम हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि दैट इज़ टू आर मोर पर्सन आर सेट टू कॉन्सेंट, के अब उन्होंने कॉन्सेंट जो है वो दे दी है उस एग्रीमेंट के लिए। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेंट, ठीक है। ये भी कॉन्सेंट की डेफिनेशन थी। एक तो हमने उधर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वो हमने पढ़ लिया सेक्शन 11 में, और सेक्शन 12 में हमने उसको देख लिया। अब हम एक तरतीब भी साथ लेके चलते हैं ना चैप्टर की, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 14 के ऊपर, फ्री कॉन्सेंट। ये अब देखें ना आगे इसने फिर फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट, consent is said to be free when it is not caused by, वो एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस जो है वो तो कंसेंट की डेफिनेशन थी ना। कब कहा जाएगा कि कंसेंट फ्री है? व्हेन डेट इज नॉट कॉज्ड बाय, नेगेटिव सेंस में डेफिनेशन लिखी हुई है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आगे सेक्शन भी मेंशन किए हुए हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ठीक है। तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? फ्री कंसेंट कहा जाएगा। आगे अगला पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कंसेंट इज सेड टू बी कॉज व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब नीचे जाके फिर वो क्लियर कर रहा है, ऊपर भी यही बात कह रहा है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन नॉट कॉज ये, और नीचे ये कह रहा है कि जब इनकी मौजूदगी में कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की सूरत में जो है वो कंसेंट ली जाएगी, ठीक है। तो फिर हम उसको कंसेंट इज सेड टू बी सो काज्ड। अच्छा देखें, ऊपर तो उसने ये कहा था ना कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अब ये कॉज बाय को क्या कह रहा है कि कॉज बाय को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? वो कह रहा है कि जब वो कॉन्सेंट इन एलिमेंट्स की मौजूदगी में ले ली जाएगी, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि कंसेंट इज कॉज बाय द कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, मिस, वो सिंपल ये बात कह रहा है। सबसे पहले तो वो जर्नल प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि जब कॉन्सेंट जो है ना इन एलिमेंट्स की वजह से नहीं ना ली जाएगी तो फिर वो फ्री कॉन्सेंट होगी। और नीचे वो ये कहता है कि अगर इन एलिमेंट्स की मौजूदगी में कॉन्सेंट ले ली गई है तो फिर हम कहेंगे कि वो कंसेंट इज कॉज्ड बाय दीज एलिमेंट, मीनिंग देयर बाय कि वो अब वो फ्री कॉन्सेंट जो है वो नहीं है। अब हम जो है जी इनको बारी बारी जो है वो देखते हैं। आपने देखा एक तसलसल सेक्शन 10 में एसेंशियल थे, अब उन एसेंशियल्स को हमने पढ़ना शुरू किया। सेक्शन 11-12 ने कंपिटेंसी
ऑफ द पार्टीज की बात की, सेक्शन 14 में फ्री कॉन्सेंट और उससे पहले सेक्शन 13 में कॉन्सेंट की डेफिनेशन पड़ी। अब सेक्शन 14 बताता है क्वेश्चन का 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16, फ्रॉड का 17, मिस रिप्रेजेंटेशन का 18 और मिस्टेक का जो है 19, 20, 21 वो ये सेक्शन है। लीजिए अब आप आ जाएं सेक्शन जो है जो 15 है उसके ऊपर आप जो है वो आ जाए, क्वेश्चन की डेफिनेशन जो है उसके ऊपर आप आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बेसिकली फिजिकल फोर्स की बात होने जा रही है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी या कर लिया जाए या थ्रेट कर लिया जाए एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पीपीसी, यानी कंसेंट ली गई है लेकिन क्या कोई ऐसा एक्ट करके जो कि पीपीसी ने क्या किया था, मना किया था। मसलन अगवा कर लिया गया और कहा गया कि तुम्हारे बच्चे को तब छोड़ेंगे जब आप प्रॉपर्टी हमारे नाम करेंगे, तो ये क्या हो गया, इज कमिटिंग ऑफ एन एक्ट फॉरबिडन बाय द पीपीसी। या वो कंपटी पे पिस्टल रख के ये कहा गया कि भाई करो साइन, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को जो है वो यूं कर दें, मार देंगे। तो ये थ्रेट कर लिया गया मौके पे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो उससे साइन करवा। तो पीपीसी का कोई जुर्म करके अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो दैट इज कॉज बाय कोर्शन। और अगर कोर्शन है तो क्योंकि कंसेंट इज कॉज बाय कोर्शन तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो जो है वो फिर सेक्शन 10 के तहत जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फिर वो क्या है, वो हम आगे जाके सेक्शन 19 में पढ़ेंगे कि जो कॉर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या होंगे, वाइडेबल होंगे। तो फिर एक बात जो है वो क्लियर होती चली जा रही है कि जो कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज नहीं है वो वाइड होगा, और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत होगा वो वाइडेबल होगा। ठीक है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। ले जी, अच्छा अब इसका दूसरा हिस्सा है, ये तो था ना उसको पीपीसी का कोई जुर्म करके उससे, दूसरा हिस्सा ये है द अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग टू detain any property to prejudice of any person whatsoever। ठीक है, with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है, वो ऊपर भी जो वो जो पीपीसी का ऑफेंस किया गया था वो करने का मकसद ये था कि ये हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट में हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, क्या मतलब कि प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, अच्छा ये जो अनलॉफुल डिटेनिंग प्रॉपर्टी, देखें प्रॉपर्टी मूवेबल, पैसे भी तो एक प्रॉपर्टी है ना। तो मैंने किसी से जो है वो फ़र्ज़ करें पैसे लेने हैं, तो वो कहता है मैं तुम्हें उस वक्त तक पैसे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे मज़ीद उधार जो है वो मुझे सामान नहीं दोगे, चीज़ें नहीं दोगे। तो मैं मजबूरन क्या करता हूँ कि उसको जो है मज़ीद उधार दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ है, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो मेरे पैसे थे उसके पास, उसको उसने अनलॉफुली क्या किया, डिटेन किया। अच्छा, थ्रेटनिंग टू डिटेन, थ्रेटनिंग टू डिटेन की मिसाल ये हो सकती है, मसलन एक शख्स जो है वो उसको कहता है जी कि वो बिजनेस लॉ की बुक में वो एग्जांपल लिखी हुई है कि रिकवरी बी से होनी है फाइन की, तो वो ए को थ्रेट करता है कि भाई मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करवा दूंगा अगर तुमने फाइन ना दिया बी का, तो वो ए डरता उसको फाइन दे देता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये विद कोर्शन है। ठीक है, डन के आपको इसकी भी जो है वो समझ आ गई। ये था कोर्शन, इसमें दो चीज़ें थी, एक ये था पीपीसी का ऑफेंस किया जाए और दूसरा ये है कि किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन किया जाए या थ्रेटन टू डिटेन किया जाए। होप आपको इसकी भी समझ आ गई। ठीक है, अच्छा मैं पता क्या, ये सेक्शन आपको याद होते जाएंगे। आप प्लीज़ ज़रा सेक्शन 19 भी निकालें। सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या है, voidability of agreement without free consent when a consent is an agreement is caused by coercion। अभी हमने सिर्फ coercion पढ़ा है। ठीक है, तो फिर क्या है जी, is voidable at the option of the other party।
कि अब दूसरी पार्टी ने ये डिसाइड करना है कि उसने इसकी परफॉर्मेंस करवानी है कि नहीं करवानी। आगे हम उसके बारे में भी फिर सेक्शन 19 को डिटेल में जो है वो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, सेक्शन 16, ठीक है। ये भी आसान है। सेक्शन 16 ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties in position to dominate the will of the other। आगे जाके इसको वो एक्सप्लेन करेगा कि कब ये कहा जाएगा कि ये a person is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other। देखो, डोमिनेट पोजीशन में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पोजीशन को इस्तेमाल करना फॉर एन अनफेयर एडवांटेज, उसको हम क्या कहेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। मसलन मसलन बूढ़ा बाप है और वो उम्र के इतने हिस्से में है कि वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझता, ठीक है। तो चूंकि वो बेटे के अंडर था, ठीक है, तो बेटा वाज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, तो उसने उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली, अनड्यू एडवांटेज ले लिया। तो हम कहेंगे कि दैट कॉन्टैक्ट इज नॉट फ्री कंसेंटेड एज द सेम इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसा ही हमने हमने कोई प्रोपोजिशन भी ऐसी कोई हल की है और इसी वजह से हमने उसमें जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, हमने कोई प्रोपोजिशन की है, उससे ये सेक्शन भी जो था वो रिलेट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब वो पहले हिस्से में तो उसने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस जब एक पर्सन उनके दरमियान रिलेशन ऐसा हो कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो और फिर वो उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अनफेयर एडवांटेज भी ले। अब नीचे आके उसने उसकी एग्जांपल्स बताई हैं कि a person is deemed to be in a position to dominate the will of the other where he holds a real and apparent authority over the other। जैसे मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, ठीक है, जैसे मास्टर सर्वेंट का जैसे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, जहाँ पे एक जो है वो दूसरे की जो वो है विल उसको क्या कर रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, where he holds a real and apparent authority over the other, या where he stand in a fiduciary relationship। fiduciary relationship क्या होता है कि आपका रिश्ता ऐसा होता है कि आप दूसरे को ओवरकम कर लेते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का जो है वो एक रिलेशनशिप है, मास्टर सर्वेंट का जो है वो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, फादर सन का एक जो है वो आपस में जो है वो रिलेशनशिप है। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age। ये जैसे एक वो पर्दा नशीन लेडी है, उसको नहीं तेज तरार, उसको नहीं पता उसका, या वो ज़्यादा एज का, आपने देखा अक्सर दावे आते हैं अदालतों में कैंसलेशन ऑफ गिफ्ट डीड के, तो उसमें यही कहा जाता है कि जी मेरा वालिद जो था वो तो बीमार था और वो इस काबिल ही नहीं था, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझता था, वो तो ये प्रॉपर्टी इसके नाम ही नहीं लगा सकता था। बेसिकली वो लीगल सेंस में ये कह रहा था, कहना चाह रहा होता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, ये जो एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र या ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया है, बेसिकली ये वॉइडेबल है या वॉइड है, वॉइडेबल है। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट फ्री कंसेंटेड। क्यों फ्री कंसेंटेड नहीं है? बिकॉज इट वॉज एड्यूस्ड बाय अनड्यू induced by undue influence। क्यों undue influence है? because that person making the contract was not in a position, या he had no mental capacity to temporarily या permanently to transfer that property in that favor। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ये सेक्शन जो था ये सेक्शन 16 था, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें वो एक और बात कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कि इसमें जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा।
where a person who is in a position to dominate the will of the other enter into contact with him and the transaction appear on the face of it or the evidence deduced to be unconscionable, the burden of proving the same such conduct was induced by induced shall lie upon the person in position to dominate the will of the other. देखो वो ये बात कह रहा है कि अगर अपेरेंटली यहाँ एविडेंस से ये लग रहा हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी अनकॉन्शियसेबल है। कैसे कि एक बाप ने अपनी सारी बेटियों को छोड़ के 4 बेटों को छोड़ के एक ही बेटे के नाम गिफ्ट करनी थी, तो ये उसको क्या बना रहा है, अनकॉन्शियसेबल बना रहा है। या प्रॉपर्टी का रेट जो था वो 5 लाख रुपए मरला था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 50,000 रुपये मरले के हिसाब से हो गया, तो वो उसको क्या बना रहा है, अनकॉन्शियसेबल बना रहा है। तो कह रहा है जब वो लगे ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनकॉन्शियसेबल है, तो उस सूरत में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा कि शायद ऐसे हुआ है। क्या मतलब कि बर्डन जो है वो उसके ऊपर, डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर जो है आदमी, उसके ऊपर होगा कि वो ये साबित करे कि नहीं, इट वाज विद फ्री कंसेंट, कि ये फ्री कंसेंट के साथ एग्रीमेंट था। वैसे मैं आपको जनरल रूल बताऊं, फ्री कंसेंट हो, मिस्टेक हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी हो, ये जो है ना वंस, ठीक है, द एग्जीक्यूशन इज डिनाइड, ठीक है, द बर्डन शिफ्ट टू द बेनिफिशरी। इतना याद रखें आप कि हमेशा जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया जाता है ना, तो उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, दूसरी पार्ट बेनिफिशरी के ऊपर, जिसके हक में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये पक्का असूल है। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि मसलन ये जो उसने लिखा है ना, नॉट अफेक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 एविडेंस, ये भी बेसिकली वही बात कह रहा है कि यही है कि मसलन एक आदमी आके कहता है अदालत में जी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने तो ये कॉन्टैक्ट किया ही नहीं है, तो बर्डन शिफ्ट होके किस पे आ जाएगा, बेनिफिशरी पे आ जाएगा कि वो ये साबित करे कि नहीं जी, मसला एक पर्दा नशीन लेडी है, वो कहती है जी मुझसे तो झूठे अंगूठे लगवा लिए हैं, तो बर्डन शिफ्ट होके किस पे चला जाएगा, दूसरी पार्टी के ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखें। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में, ठीक है। फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party to a contract or with his connivance or by agent। देखें एक चीज क्लियर कर लें कि फ्रॉड वो खुद कर रहा है या किसी से मिलके, मिली भगत से, जैसे पटवारी के साथ मिलके कर रहा है, या उसका कोई एजेंट मुख्तार आम या मुख्तार खास वो कर रहा है, वो फ्रॉड ही होगा। मेरी बात फॉलो कर ली आपने, ठीक है। फ्रॉड मीन्स इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय द पार्टी, खुद से करे, और विद इज कनाइवेंस, या उसके उसके साथ मिलके कर लिया जाए, या बाइज या उसका एजेंट करे, विद द इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए। डिसीव का मतलब क्या है, टू टू कंपेल द अदर पार्टी टू चेंज हिज पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज करे, किसके लिए, ताकि उसको उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज मिल सके, ठीक है। अच्छा जी, अनदर पार्टी डेट वाज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, थ्रू धोखे के साथ जो है, ठीक है। अब वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, वो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि फ्रॉड में आएंगे, ले जी, उसमें सबसे पहला जो है वो है suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। देखिए मेरी बात सुने, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन और इसमें फ़र्क क्या है कि इधर टू, इन ऑर्डर टू, विद इंटेंशन टू डिसीव। सुजेशन क्या है कि मसलन उसको कोई ऐसी बात कहनी कि जिससे वो धोखा खा जाए। देखें, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घड़ी है मेरे पास, ठीक है, वो घड़ी जो है वो है पाकिस्तानी, मैं उसको कहता हूँ कि ये घड़ी जापानी है, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ भाई ये जापान की घड़ी है, ख़रीद लो, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ तो आपको ये बात जो है वो समझ आ जानी चाहिए। सुजेशन कि मैं उसको कह रहा हूँ जी आप इसको ख़रीद लो,
एज ए फैक्ट, फैक्ट एक बता रहा हूँ ना कि ये जुबान की घड़ी है, ठीक है, ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू। अब ये बात गलत है, वो पाकिस्तानी है, ठीक है, बाय वन, कौन कह रहा है, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जिसको पता है कि ये झूठ है, ये वाकई जापान की नहीं है, ठीक है। तो आप बेशक लेक्चर को रिवर्स करके थोड़ा सा दोबारा सुने, ये एग्जांपल तो आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है वो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, कि उससे जो है, मसलन मैं किसी को ये कहता हूँ कि भाई ये फल खरीद लो, ये फल बिल्कुल ठीक है, जबकि मुझे पता है, आई फर्मली बिलीव कि वो जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है, मुझे उस चीज़ का इल्म है। मतलब मैं किसी को कहता हूँ जी मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, आपने ख़रीदनी है, जबकि मुझे रियलिटी का पता है कि मैं उसका मालिक नहीं रहा, तो फिर वो कि किस में आ जाएगी, एक्टिव कंसीलमेंट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 क्या है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। मैं किसी से कर्जा ले रहा हूँ और नीयत मेरी यही है कि मैंने वापस नहीं करना, तो वो भी किस ज़ुमरे में आएगा, फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी डिसीव, ठीक है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, ठीक है, और कोई ऐसा एक्ट जिसको लॉ जो है वो कह देता है जी, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, तो वो अगर एक्ट या ओमिशन अगर जो है वो किया जाता है तो फिर उसको भी क्या कहा जाएगा, उसको वो फ्रॉड के ज़ुमरे में उसको ले आया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मसलन ये जो मैसेजेस वगैरह में पे लोगों को डिसीव करते हैं और उनसे पैसे वगैरह बटोरते हैं, ठीक है, तो एफआईए वालों का जो लॉ है वो ये कहता है वो साइबर क्राइम है, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसको लॉ रिकग्नाइज कर रहा है एज ए फ्रॉड, तो जिसको कानून फ्रॉड कह दे वो तो फिर है ही फ्रॉड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, वो कहता है मेयर साइलेंस as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to keep, or unless his silence is in itself equivalent to the speak। दो चीज़ें कर रहा है, ठीक है, एक वो ये कह रहा है, एक जगह पे ड्यूटी टू स्पीक थी, ठीक है, ड्यूटी टू स्पीक थी, और दूसरी जगह पे वो साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीक था। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसने आगे एग्जांपल्स भी बताई हैं, ठीक है, मसलन हॉर्स इज सिक, तो ये उसकी ड्यूटी थी कि वो बताता कि भाई हॉर्स जो है वो क्या है, वो बीमार है, ठीक है, अगर आपने ख़रीदना है तो ख़रीद लो। अगर उसने नहीं बताया तो ये उसकी जो साइलेंस है ये क्या है, फ्रॉड है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर दूसरी पार्टी को ऑलरेडी इस चीज़ का इल्म था, ठीक है, ऑलरेडी इस चीज़ का जो था वो इल्म था, लेकिन वो पार्टी ने उसकी केयर जो है वो नहीं की, तो फिर वो जो है वो ड्यूटी टू स्पीक जो है वो फिर फ्रॉड जो है वो नहीं कहलाएगा। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच जो है, इसकी उसने एक मिसाल जो है वो दी है, आगे जाके उसको देखें आप। हाँ, सी एग्जाम्पल देखें, बी सेज टू इफ यू डू नॉट डिनाई इट इट शेल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड माइंड, ठीक है, तो ये जो बात कह रहा है यहाँ पे, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, अब उसको बोलना पड़ेगा। अगर अब वो यहाँ पे खामोशी इख्तियार करेगा तो इसका मतलब क्या होगा उसके इस सवाल के जवाब में कि वो उसने फ्रॉड जो है वो प्ले किया है। होप कि आपको ये फ्रॉड वाले सेक्शन की भी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। बाकी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मेरा ये था कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वगैरह थ्रो कर दूं, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसको वो जो बिज़नेस लॉ की बुक है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दिया है, आप वहाँ से उसको जो है वो देख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट
not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। यानी वो जो बात कह रहा है वहां पे, यानी वो जो बंदा जो वो स्टेटमेंट बता रहा है उसमें वो उस बात का इजहार नहीं कर रहा, ठीक है, जो कि उसको खुद से पता है कि ये बात जो है वो सच है। मसलन वो ये कह रहा है जी कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीद करनी है तो आप कर लें, ठीक है ना, लेकिन वो ये बात जो है उसको नहीं बता रहा कि इसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, यानी उसको सही बात जो है वो कन्वे नहीं कर रहा। पॉजिटिव असर्शन का मतलब क्या है कि वो उसको फुल स्टेटमेंट, एक्यूरेट स्टेटमेंट दे, लेकिन वो जो उसको फैक्ट्स बता रहा है वो उसमें से वो इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें से वो बातें नकार रहा है जो जो कि ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। कि दूसरी पार्टी, मसलन मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ कि मसलन मैं कहता हूँ जी ये वो कहता है जी ये आप घर के मालिक हैं तो आपने ये घर बेचना है, तो मैं उसको कहता हूँ मैंने बेचना है, लेकिन मैं ये बात कंसील कर रहा हूँ क्या कि मैं ऑलरेडी किसी को बेच चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने उससे जो इन्फॉर्मेशन छुपाई है ना उससे, इसको लेके आएंगे किस जुमरे में, मिस रिप्रेजेंटेशन के जुमरे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है जी, वो ये है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, विच विदाउट एन इंटेंट टू deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him, ठीक है, धोखा नहीं देना चाह रहा वो, लेकिन वो ऐसी एक ड्यूटी ब्रीच कर रहा है जिससे उसको क्या हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एग्रीमेंट जब मसलन ऑफर एक्सेप्टेंस हुई तब ये था कि जो मैं बिज़नेस बेचना जा रहा हूँ उसकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपया मंथली है, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट होने जा रहा है तो उसकी वो इनकम नीचे आ गई, वो 1 लाख रुपया महाना रह गई, तो अब मैं उसको नहीं बता रहा, क्यों, कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना कर दे। तो ये किस चीज़ में आएगा, ये मैंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, मेरी ड्यूटी थी मैं उसको बताऊं, तो इसको हम किस जुमरे में लेके आएंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे। अच्छा जी, फिर काजिंग इनोसेंट, अच्छा जी, innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject of the agreement। मसलन इनोसेंट मिस्टेक से क्या मुराद है कि मसलन वो बाइक है, ठीक है, वो कहता है जी ये बाइक बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ जी बाइक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरली मुझे जो है वो पता है कि ये बाइक जो है इसमें इसके अंदर जो है इनहेरेंट डिफेक्ट है। तो वो ये बेसिकली क्या है, ये मैं एक वो जो है मैं चाह रहा हूँ कि वो एक इनोसेंट मिस्टेक करते हुए वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी किसके ज़ुमरे में आएगी, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़ुमरे में आएगी। तो हमने फ्रॉड पढ़ा, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, हमने जो है वो क्वेश्चन पढ़ा। अब हम इनके अफेक्ट्स देखते हैं। वो जो था सेक्शन 11, अनसाउंड माइंड हो या वो हो क्या कहते हैं उसको, माइनर हो, तो उसका हमने पढ़ा था वो वाइड होगा, एग्रीमेंट वाइड होगा, अगरचे वो हमें कहीं मिला नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है। बहरहाल अब हम ये सेक्शन 19 देखें। व्हेन consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the person whose consent was so caused। यानी ये उस मर्जी बंदे की मर्जी है, चाहे तो उसको रिसिंड कर दे, उसको ख़त्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, और चाहे तो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस करवा ले। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे इफ ही थिंक फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation has been made true, ठीक है। अच्छा, इसकी ना उसने एक एग्जांपल दी है, वो देखें आप, मसलन सी एग्जांपल देखें, ये वो जो इसकी देखें, ए ने
बी को ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो, ये किसी भी इंक्यूम्बरेंस से जो है वो फ्री है, ठीक है। तो बाद में ये बात पता चली कि वो तो मॉर्गेज्ड है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो क्या है, मॉर्गेज्ड है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइडेबल हो गया, कंसीलमेंट की गई है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो अब वो अगर उसकी परफॉर्मेंस करवाना चाहता है तो वो उसको मजबूर कर सकता है कि तुम वो प्रॉपर्टी रिडीम करवाओ, फक करवाओ, ठीक है, यानी उसको आज़ाद करवाओ, फकुर रहन, यानी उसको रिडीम करवाओ, और क्या करो, उसको मेरी फेवर में ट्रांसफ़र करो। तो ये अब आप पढ़ें ज़रा वो ऊपर वाला, अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हुज consent was caused by fraud or misrepresentation me if he think fit insist that the contract shall be performed। एक तो ये है कि वो कह सकता है कि भाई परफॉर्मेंस होगी, बेशक ये वाइडेबल है, और साथ में वो उसको क्या कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पोजीशन में भी आओ। यानी तुमने मुझे कहा था कि ये प्रॉपर्टी फ्री है, किसी बार से फ्री है, तो अब तुम उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाओ और फिर मेरी फेवर में क्या करो, इसको जो है वो ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी वो बता रहा है, वो कह रहा है इफ़ सच कंसेंट वाज कॉज बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और बाय साइलेंस, ठीक है, fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused had the means of discovering the truth with the ordinary intelligence। वो जो हमने उधर पढ़ा है फ्रॉड और साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, वो कह रहा है कि जहाँ पे वो पार्टी इस फेवर में थी, आगे इसमें वो नीचे उसने इलस्ट्रेशन भी दी है, मसलन एक बंदे ने खुद अकाउंट चेक कर लिए और देख लिया कि इस कंपनी की जो महाना या सालाना इनकम जो है ना 100 रुपया है, ठीक है। तो अगर उसको 200 रुपया बता के बेच दी गई है तो वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो खुद उसने चेक कर लिया था, उसको खुद, या उसकी ड्यूटी थी बाय बला, वो क्या कहते हैं, मुश्तरी होशियारबाश, ठीक है, कि लेट द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर, लेट द बायर बी अवेयर। तो जहाँ पे ये वाली बात हो वहाँ पे फिर उसको फ्रॉड जो है वो नहीं कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये है, फ्रॉड में से विच डिड नॉट कॉज द consent to contract of the party whom such fraud was practiced or whom such was made does not render a contract voidable। जब फ्रॉड की वजह से कॉज ही नहीं, यानी वो फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ वो एक और बात है, लेकिन उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर उस वजह से वो सिंपल फ्रॉड का कह देना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखना ये है कि सिर्फ ये नहीं देखना फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये भी देखना है कि क्या उस फ्रॉड की वजह से आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली विद द कंसेंट ऑफ द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज आया है तो वो अगर फ्रॉड है भी, जिसको फ्रॉड कहा जा रहा है उसको, उसकी वजह से वो वाइडेबल नहीं होगा। अच्छा जी, ये था सेक्शन 19। सेक्शन 19 बेसिकली क्या बता रहा है, अफेक्ट बता रहा है। तो हम ज़रा रिपीट करें, सेक्शन 11 12 कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी का क्या अफेक्ट था, वॉइड था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेक्शन जो था 13 14 15 जो कोर्शन, कोर्शन के बारे में, और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन था, उसका क्या था, वो वाइडेबल था। अच्छा, सेक्शन 19 से ये है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस 19 में ना अनड्यू इन्फ्लुएंस का जिक्र नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होगा, लेकिन इसमें अगली बात भी ये कहता है any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit such on terms and condition as the court may deem fit। और अगर वो पार्टी जो है उसको क्या करना चाहती है, उसको वापस करना चाहती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की सूरत में, यानी वो कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं होनी, तो फिर अगर उसने उसका कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। मसलन एक पार्टी ये कहती है जी कि जो है मैं तो चूँकि मैं थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस इसने मुझसे 100 रुपया
या 1 लाख रुपया मरला जगह तय कि ये वैसे तो 5 लाख रुपया, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहते, तो फिर वो जो एडवांटेज है वो उसको क्या किए जाएंगे, वापस, वो बेनिफिट सारे उसको वापस किए जाएंगे। ये फ़र्क है किसमें, वाइड एग्रीमेंट में और वाइडेबल में, कि वाइडेबल में बेनिफिट्स जो हैं वो वापस होंगे, लेकिन वाइड में जो है वो वापस नहीं होंगे। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें जी। अब सेक्शन 20 पे आ जाए। एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। इसका सिंपल मैं आपको बताऊं कि वो एक घोड़ा, एक हॉर्स के बारे में कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जबकि हॉर्स पहले ही मर चुका है। एक प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉपर्टी पहले ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उस सूरत में वो जो एग्रीमेंट होगा, बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। ले जी, अब आप एक चार्ट बनाते जाएं, इस तरह से लिखते जाएं कि अगर वो इनकम्पिटेंट हो पार्टी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आगे लिखें वाइड, अनसाउंड माइंड हो वाइड, माइनर हो वाइड, और वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन हो वाइड, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो वाइडेबल, और क्वेश्चन हो वाइडेबल, ठीक है, फ्रॉड हो वाइडेबल, मिसरिप्रेजेंटेशन हो वाइड, मिस्टेक ऑफ अच्छा जी, बोथ पार्टीज एट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो फिर उस सूरत में भी क्या होगा, वाइड होगा। इसी की आपको प्रोपोजिशन आनी है, आप देख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 20 सेक्शन 21 की तरफ। सेक्शन 21 है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में ना, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ये जी मेरी बात सुनी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर वो क्या कहते हैं कि अगर वो अगर एक पार्टी कहती है मुझे इस कानून का इल्म नहीं था, तो उस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड या वाइडेबल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अलबत्ता अगर वो फॉरेन लॉ हो, तो फिर अगर पार्टियों को उसका इल्म नहीं है, ठीक है, तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह सकते हैं। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लिहाजा वो जो है वो वाइड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसको, तो ये भी आप देख लीजिएगा, फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक है तो वो क्या होगा, वाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेक्शन 22 है, कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, यूनिलेटरल अगर मिस्टेक हुई हो, सेक्शन 20 में तो पढ़ा था ना, बोथ पार्टीज एट मिस्टेक, तो फिर उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट ना वाइड है ना वाइडेबल है, वो क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये सेक्शन 22 जो है वो कह रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा था आप वो बिजनेस लॉ की बुक देखें, उसमें एग्जांपल्स वगैरह हैं, उनको भी साथ आप देखते जाएं। बेशक इस बेर एक्ट को, मेरे ऑडियो लेक्चर को मिला के और उसको देख के आप एक दिन में ये सारे जो हैं वो नोट्स वगैरह जो है वो तैयार कर सकते हैं। लें जी, अब आ जाएं आप उधर। असेंशियल कौन कौन से पढ़े थे, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज पढ़ लिया जी हमने, उसका इफेक्ट भी देख लिया। उसके बाद क्या था जी, फ्री कंसेंट, वो भी पढ़ लिया, उसका इफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं कंसिडरेशन के ऊपर, ठीक है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। हमने देखा था कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन पार्टी, जब उनके दरमियान ये हो जाए कि दूसरी पार्टी जो है वो पार्टियां आपस में कोई एक्ट करने का या उससे बाज रहने का, ठीक है, कोई एग्रीमेंट कर लें या कर चुकी हों, कर लें या आने वाले वक्त में कर लें, तो यानी पास प्रेजेंट फ्यूचर, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ लें। सेक्शन 23 कहता है द कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज़ लॉफुल। देखें, कंसिडरेशन बजाते खुद लाफुल हो और उसका पर्पज़ लाफुल हो, आगे जाके एग्जाम्पलों में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, क्लियर होंगी। सबसे पहले है अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जब तक लॉ उसको क्या कर रहा हो, मना कर रहा हो। मसलन लॉ कहता है जी कि जो है आपने जो है वो क्या कहते हैं, स्मगलिंग नहीं करनी, ठीक है। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो वो ये इस मकसद के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कर लिया जाए, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। फिर इसमें जी वो
अगली जो एग्जांपल है वो कहता है जी, इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड, अच्छा जी, इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ठीक है, कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया या वो जो कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट या वो जो एग्रीमेंट किया गया है वो किसी लॉ को जो है वो डिफीट कर रहा है, तो उस सूरत में भी हम उसको क्या कहेंगे कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, एक मिनट, इसमें ये एग्जांपल्स नीचे जो हैं वो लिखी भी हुई हैं, एक मिनट है। एक मिनट, मैं इसकी एग्जांपल जो है वो, अच्छा जी, फॉरबिडन बाय लॉ हो, कोई लॉ उसको मना ना करता हो, अच्छा जी, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जहाँ पे जानबूझ के वो कीमत ही कम लिख लेते हैं, कंसिडरेशन कम लिख देते हैं उसके अंदर कि ताकि टैक्स वगैरह से बचा जाए। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो जो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ वाली बात है। ठीक है, फिर ये है जी, हाँ, इट इज़ फ्रॉडुलेंट, यहाँ जब वो किसी को वो डी फ्रॉड करने के लिए जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन, अच्छा, ये पहला क्या था जी, इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, कि जिसको कोई कानून जो है वो मना करता हो, मसलन कानून कहता है चोरी की जो चीज़ें हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अगर कोई वो क्या कहते हैं, वो चोरी की जो गुड्स हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको तकसीम करने का कोई एग्रीमेंट कर ले, तो क्या वो वैलिड है? ना तो वो कंसीडरेशन वैलिड है, ना वो ऑब्जेक्ट वैलिड है, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। ये देखें, कंसीडरेशन का भी लिख लें आप, कि जहाँ पे वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट या वो नहीं लाफुल होगा, ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन बताते खुद, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वाइड होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मसलन वो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है कि वो क्या करते हैं कि जानबूझ के जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कीमत कम लिखते हैं टैक्स वगैरह से बचने के लिए, तो वो भी फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, मेरी प्रॉपर्टी जो थी वो सब्जेक्ट टू शूरिटी थी। ठीक है, तो मैंने उसको कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पहले तो उस पर कर्ज ले लिया। ठीक है, तो फिर उससे बचने के लिए वो प्रॉपर्टी मैंने क्या की, आगे किसी को जो है वो सेल आउट कर दी, तो ये मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलें। ये फ्रॉडुलेंट की जो थी वो एक एग्जांपल थी कि मैंने उससे जो है वो बचने के लिए, यानी या मैंने इस वजह से कि कानून के शिकंजे में ना आ जाऊँ, मेरी वो प्रॉपर्टी अटैच होके सेल ना हो जाए रिकवरी की बाबत, मैंने उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया, तो वो डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ थी, लिहाजा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर ये है फ्रॉडुलेंट से क्या मुराद है, कि जहाँ पे मैं ए बी को ये कहता है कि भाई तुम अगर ये जुर्म करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे जो है वो दूंगा।
ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन है वो जुर्म करने वाली वो भी क्या है, या मैं बी को कहता हूँ तुम सी से फ्रॉड करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये भी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, ये फ्रॉडुलेंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है इन्वॉल्व अनएम्प्लॉय इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी कंसिडरेशन जिससे दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या हो, नुकसान हो, तो उसको भी क्या कहेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। मसलन कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं कि तुम दूसरे की प्रॉपर्टी को आग लगा दो, किसी के घर को आग लगा दो, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी सेक्शन 25 के तहत क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है। फिर द कोर्ट रिकॉर्ड इज एज इमोरल, कोर्ट उसको जो है उसको इमोरल समझता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपस में जो है वो किया है। ठीक है। मसलन कोई किसी से कहता है, औरत को कहता है मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ तुम डिवोर्स ले लो, तो ये इमोरल है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी ये भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वाइड होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। इसके ऊपर ये जो विरासत से बेटियों को महरूम कर देते हैं, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि दैट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। लिहाजा वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या है, वो नल एंड वाइड है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो नहीं है। ठीक है। मसलन किसी को ये कह दिया जाता है कि भाई तुमने झूठी शहादत देनी है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर लॉफुल पर्पज़ है, नहीं है। ठीक है। वो पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। तो ये हमने सेक्शन 23 में पढ़ा है। इन ईच ऑफ दिस केस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, एवरी एग्रीमेंट विच इज ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल इज वाइड, उसको क्या कहा जाएगा, वाइड कहा जाएगा। ये था सेक्शन 23। अब आप आ जाएं सेक्शन 24 के ऊपर। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है। अब ये कहता है इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और मोर पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वाइड। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के जब दो हिस्से हों, कुछ हिस्सा लॉफुल हो और कुछ अनलॉफुल हो, तो उस सूरत में वो पूरे का पूरा जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो वाइड कहलाएगा। ठीक है। द एग्रीमेंट इज वाइड। They are promised to superintendent on behalf we are legal manufacturing of indigo and illegal traffic in the other articles। देखें, एक तरफ से तो मैं उसको कोई वो आर्टिकल्स बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ और उसी एग्रीमेंट में मैं उसको कुछ जो है वो स्मगल करने का भी एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो चूंकि पार्टली वो इलीगल है लिहाजा सारा ही वो क्या हो गया, वो वाइड हो गया। ठीक है। ले जी आगे चलते हैं। उसके बाद है सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड। ये जर्नल रूल है कि एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वाइड होगा। लेकिन आगे फिर उसकी क्या है, उसने एग्जांपल्स दी हैं। मसलन सबसे पहला वो कहता है इट इज़ एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज सेंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है जी, कि कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो इन राइटिंग है, रजिस्टर्ड है। ठीक है। और वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। ठीक है। तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो विदाउट कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वैलिड होगा अगर राइटिंग हो, रजिस्टर्ड हो। अच्छा, इसको मिला के पढ़ें आप एक्सप्लेनेशन 1 में। कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। देखें, मोहम्मद लॉ के तहत एक वैलिड गिफ्ट की क्या वो हैं, असेंशल्स क्या हैं। एक उसमें जी डिक्लेरेशन कि मैं इसको गिफ्ट, वो क्या कहते हैं,
गिफ्ट करता हूँ, एक्सेप्टेंस, दूसरा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, और तीसरा डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो मोहम्मद लॉ कहता है वो गिफ्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन उसकी बात कह रही है। अगर तो वो उस लॉ के तहत तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो फिर ये वाला ऊपर वाला जो वन है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन वन अप्लाई नहीं होती, तो उसके लिए अगर विदाउट कंसिडरेशन किसी को कोई चीज़ दी गई है तो उसका इन राइटिंग होना और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा ये है, इट इज़ ए प्रोमिस टू कंपनसेट होली और पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटियर्ड पास कंसिडरेशन के बारे में है। मसलन पास कंसिडर किसी ने ऑलरेडी मेरे लिए सर्विसेज जो हैं वो दी हुई हैं, सर्विसेज दी हुई हैं, तो मैं उसको कहता हूँ, या किसी ने मेरा पर्स मुझे ढूंढ के दिया तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं ना तुम्हें, चूँकि तुमने मेरा काम किया था तो मैं तुम्हें जो है ना इसका 500 रुपया दूंगा। तो अब जो मैंने कह दिया है कि 500 रुपया दूंगा, ठीक है, तो इसमें कंसिडरेशन तो नहीं है, वो तो पहले थी। ठीक है, वो पास सर्विसेज के लिए, लेकिन अब चूंकि मैंने कह दिया है, ठीक है, तो अब मैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़, बेसिकली उसके पार्ट पे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो तो पहले ही कर चुका है, तो ये उसके पार्ट पे ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस सब सेक्शन 2 की रूल से जो है वो पास सर्विसेज के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। ठीक है। इट इज़ promise made in writing and signed by the person to be charged therein or by agent generally, especially have to pay wholly or part of, अच्छा, टाइम बार डेट जिसकी डेट गुजर चुकी है। अब वो पार्टी उसको पे करने की पाबंद नहीं थी, लेकिन अगर वो पार्टी जो है उस पे जो है वो जो है हामी भर लेती है कि नहीं मैं तुम्हें जो है वो ये डेट जो है वो पे करूँगा, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या हो जाएगा, ठीक है, उस पार्टी के पार्ट पे कोई कंसिडरेशन नहीं है दूसरी पार्ट, क्योंकि वो टाइम पार्ट था, लेकिन इस सेक्शन के रूल से ये वैलिड हो जाएगा। इसके साथ वो एक्नॉलेजमेंट वाला लिमिटेशन एक्ट में ऐसा सेक्शन, उसको मिला के पढ़ना पड़ेगा, या ईजमेंट, ईजमेंट में है शायद। ठीक है, लें जी, अब ये भी हमने पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन 2 क्या है जी? एक्सप्लेनेशन 2 कहता है एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड merely because the consideration is inadequate, but inadequacy of the consideration may be taken into account by court in determination of whether the consent of the promisor। अच्छा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन बहुत कम लिख दी गई है, वैसे एक्चुअली मौके पे रेट 5 लाख रुपया मरला है, लेकिन उसके अंदर 1 लाख रुपया मरला लिख दिया गया है, तो वो कह रहा है कि उसकी बुनियाद पे वो वॉइड नहीं हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा, लेकिन कोर्ट उसको कंसीडर ज़रूर करेगा कि आया ये फ्री कंसेंट था कि जो इतनी कम कंसिडरेशन जो है वो लिख दी गई। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये 2 थी इसकी। होप कि आपको जो सेक्शन 25 है इसकी भी जो है वो समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है, सेक्शन 25 के ऊपर देखें, 24 के ऊपर वॉइड एग्रीमेंट्स, यानी जो हो ही नहीं सकते, शुरू से नहीं हो सकते। तो अब जो सेक्शन 24 है ना, ये बेसिकली आगे जितने भी चलेंगे, एक तो ये वो असेंशियल्स भी हैं, और साथ में उनका अफेक्ट भी है कि ये सारे के सारे क्या हैं, वाइड। तो अगर वाइड एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने सेक्शन 11-12 भी लिखना है, और फिर ये सेक्शन 24 से लेके ऑनवर्ड सेक्शन 30 तक जो है वो भी आपने उसके अंदर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, इफेक्ट को याद रखना है, बस आज के लेक्चर का यही है कि आपने अफेक्ट को जो है वो याद रखना। ले जी, आगे बड़े आसान आसान है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक जो है वो है जी सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड, किसी को शादी से नहीं रोका जा सकता। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट टू ट्रेड वाइड, किसी को कोई बिजनेस करने से जो है वो रोकने का नहीं किया जा सकता, अलबत्ता जहाँ पे गुडविल भेज दी जाए। गुडविल भेजने वो हमने पढ़ा था ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उसका आखिरी सेक्शन 57 नेगेटिव एग्रीमेंट्स, कि जहाँ पे कह दिया जाता है कि ठीक है अब मैं इस इतने एरिए में लाहौर में बिजनेस दोबारा नहीं करूँगा, तो ये उसकी एक्सेप्शन है। इसको आप पढ़ें, ये आसान है, ये आपको जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन 28 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी लीगल प्रोसीडिंग से भी रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रेंट एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग द राइट
अंडर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन 1 और 2 उसकी क्या है, वो ये है कि जब खुद से स्पेसिफिकली मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन को रेफर कर दिया जाए, चाहे वो पहले से राइज हुआ था डिस्प्यूट या कॉन्टैक्ट होने के बाद हुआ और उसको उधर रेफर कर दिया गया, तो उस सूरत में वो फिर वो जो एग्रीमेंट है फिर वो लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं चल सकती। यही कहता है ना आर्बिट्रेशन, जब एक स्पेसिफिक मैटर रेफर कर दिया गया है डिस्प्यूट उसको आर्बिट्रेशन को, तो फिर सिविल लिटिगेशन में जो है वो नहीं आ सकते। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 29 है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, जहाँ पे वाजे ही नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर वाजे नहीं है, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, पार्टी की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, कंसिडरेशन जो है वो वाजे नहीं है, तो जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टन होंगी वहाँ पे सेक्शन 29 कहता है कि वो भी क्या होगा, वाइड होगा। मसलन एग्रीमेंट में सिंपल ये लिखा है घर, अब उस घर की तफसील ही नहीं लिखी, तो उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे कि ये वॉइड है। ठीक है। सेक्शन 30 क्या है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड, जहाँ पे जुए के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है, जुए का, तो उसको भी क्या कहेंगे कि वो वाइड होगा। ठीक है। और फिर उसमें जुए में जो पैसा सिट्टा लगाया गया है उसकी रिकवरी के लिए भी कोई सूट वगैरह जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा जी, और फिर ये है कि एक ये जो हॉर्स की रेस है वो इसकी जो है वो एक्सेप्शन है, इसको आप उधर बिजनेस लॉ की बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़ा आसान करके जो है वो लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद जी सेक्शन 31 के बाद सेक्शन 30A है इसमें, एग्रीमेंट कोलेटरल टू द वेजिंग एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट नोइंग मी टू फर्दर आर असिस्ट entering into affecting or carrying out or to secure or guarantee the performance of any agreement void under section 30। देखें सेक्शन 30 के तहत जो है वो कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है, तो कोलेटरल उससे रिलेटेड जितने एग्रीमेंट किए जाएंगे 30A में वो भी वाइड हो जाएंगे। 30B है नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स। ये वाइडेबल और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में फ़र्क है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जो है जो बेनिफिट्स लिए होते हैं वो वापस हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन 30B कहता है कि वाइड एग्रीमेंट की सूरत में जो भी बेनिफिट्स लिए हैं उसकी वापसी का कोई नहीं होना। ठीक है। नो सम मनी आर पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट वाइड, एनी कमीशन ब्रोकेज ये भी नहीं वापस होना, एनी मनी नोइंग पेड आर पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। अच्छा 30C क्या है, पेमेंट बाय गारंटी गार्डियन एग्जीक्यूटर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट नॉट टू बी अलाउ क्रेडिट। ठीक है। जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि नो गार्डियन एग्जीक्यूटर हियर आर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एंड माइनर डिसीज पर्सन एज द केस में बी शैल बी इंटाइटल्ड फॉर अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट फॉर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट बाय इन ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर, कि पहले माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बाद में उसको जो है वो फ्रॉड की शक्ल दे दी है कि जी माइनर तो जो है वो कर नहीं सकता था, तो उस वक़्त वो जो उसका गार्डियन एग्जीक्यूटर या हेयर है वो भी वो बेनिफिट वापस लेने का जो है वो हकदार नहीं है। ये सेक्शन 30C था। ले जी हमने चैप्टर जो 2 है उसको देख लिया है, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक। थोड़ा सा टिपिकल था, कोशिश की है कि आप लोगों को जो है वो समझ आए। आप बिज़नेस लॉ की बुक साथ रखें और उसको मिला के पढ़ें, इंशाल्लाह आपको जो है इसकी समझ आएगी। थैंक यू सो मच, मुझे दुआओं में याद रखें।